पेज 281 बुक 4। यह जाने बिना कि वे अकल में एक हाइड्रा का सिर काट रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ वे वही कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा मानना है कि सच्चा कानून बनाने वाला इस तरह के कानून बनाने में खुद को परेशान नहीं करेगा, चाहे वे कानून हो या संविधान, चाहे किसी खराब या अच्छी तरह से व्यवस्थित राज्य में, क्योंकि पहले वाले में वे बिल्कुल बेकार हैं और दूसरे वाले में उन्हें बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी और उनमें से कई अपने आप हमारे पिछले नियमों से निकलेंगे। उन्होंने कहा, तो फिर कानून बनाने के काम में अब भी हमारे लिए क्या बाकी है? मैंने जवाब दिया, हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन डेल्फी के देवता अपोलो के लिए यह सबसे सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और सबसे खास चीज़ों का कर्म बना रहता है। उन्होंने पूछा, वे कौन से हैं? मंदिर और बलि की व्यवस्था और देवताओं, अर्घ देवताओं और नायकों की पूरी सेवा, साथ ही मरे हुओं के घरों को व्यवस्थित करना और वे रीति रिवाजों को जो उसे करने होते हैं, जो नीचे की दुनिया में रहने वालों को खुश करना चाहता है। ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम खुद अनजान हैं और एक शहर के संस्थापक होने के नाते हमें अपने पुरखों के देवता के अलावा किसी और पर भरोसा करके उन्हें समझाने में बेवकूफ़ी करनी चाहिए। वह देवता है जो धरती के बीच में नाभि पर विराजमान है और वह सभी इंसानों के लिए धर्म का समझाने वाला है। आप सही कह रहे हैं और हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे, लेकिन इन सब के बीच इंसाफ कहाँ है? एरिस्टन के बेटे, मुझे बताओ कहाँ? अब जब हमारा शहर रहने लायक हो गया है तो एक मोमबत्ती जलाओ और खोजो और अपने भाई पोलेमार्चस और हमारे बाकी दोस्तों को मदद के लिए बुलाओ और चलो देखते हैं कि इसमें हमें इंसाफ कहाँ मिलता है और नाइंसाफ़ी कहाँ, और वे एक दूसरे में किस में अलग हैं और उनमें से कौन सा इंसान खुश रहेगा, चाहे वह देवताओं और इंसानों द्वारा देखा गया हो या नहीं। ग्लोकोन ने कहा, बकवास, क्या तुमने खुद को खोजने का वादा नहीं किया था, यह कहते हुए कि जरूरत के समय न्याय में मदद न करना तुम्हारे लिए अधर्म होगा? मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने ऐसा कहा था और जैसा कि आप मुझे याद दिलाते हैं मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, लेकिन आपको भी शामिल होना होगा। उन्होंने जवाब दिया, हम करेंगे। तो मैं इस तरह से खोज करने में मदद करता हूँ। मेरा मतलब है कि इस सोच के साथ शुरू करना कि हमारा राज्य अगर सही तरीके से व्यवस्थित हो तो एक दम सही है, यह तो पक्का है और इसलिए यह परफेक्ट है। वह बुद्धिमान, बहादुर, संयमी और न्यायप्रिय है, यह भी साफ है। और इनमें से जो भी गुण हमें राज्य में मिलेंगे, जो नहीं मिलेगा वह बचा हुआ होगा। बहुत अच्छा। अगर 4 चीज़ें हों और हम उनमें से किसी एक को ढूंढ रहे हों, चाहे वह कहीं भी हो, तो जो चीज़ ढूंढी जा रही है वह हमें पहले ही पता कर चल जाएगी और आगे कोई परेशानी नहीं होगी, या हम पहले बाकी 3 को जान सकते हैं और फिर चौथी चीज़ साफ तौर पर बच जाएगी। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। और क्या गुणों के बारे में भी ऐसा ही तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए? जो संख्या में 4 हैं। स्पष्ट रूप से राज्य में पाए जाने वाले गुणों में सबसे पहले बुद्धिमत्ता आती है और इसमें मुझे एक खास बात दिखती है। वह क्या है? इस राज्य के बारे में हम बता रहे हैं कि उसे सलाह देने में क्या अच्छा होने के कारण बुद्धिमान कहा जाता है। बिल्कुल सच। और अच्छी सलाह साफ तौर पर एक तरह का ज्ञान है, क्योंकि लोग अज्ञानता से नहीं बल्कि ज्ञान से अच्छी सलाह देते हैं। स्पष्ट रूप से। और एक राज्य में ज्ञान के कई और अलग अलग प्रकार, कई और अलग अलग हैं। बिल्कुल। बढ़ई का ज्ञान तो है, लेकिन क्या ये यही वह ज्ञान है जो किसी शहर को बुद्धिमान और अच्छी सलाह देने वाला बनाता है? बिल्कुल नहीं। इसी शहर को सिर्फ बढ़ईगिरी में हुनर की पहचान मिलेगी तो सिर्फ किसी शहर को इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता कि उसके पास लकड़ी के औजारों के बारे में सबसे अच्छी सलाह देने वाला ज्ञान है। हरगिज़ नहीं, मैंने कहा। न तो पीपल के बर्तनों के बारे में सलाह देने वाले ज्ञान की वजह से और न ही किसी और ऐसे ही ज्ञान के कारण। उन्होंने कहा, इनमें से किसी भी कारण से नहीं, और न ही उस ज्ञान की वजह से जो धरती पर खेती करता है, जो शहर को खेती का नाम देगा। हाँ ठीक है, मैंने कहा। और क्या हमारे हाल ही में बने राज्य में किसी भी नागरिक के पास ऐसी कोई जानकारी है जो राज्य की किसी खास चीज़ के बारे में नहीं बल्कि पूरे राज्य के बारे में सलाह दे और सोचे कि एक राज्य अपने और दूसरे राज्य के साथ सबसे अच्छे तरीके से कैसे निपट सकता है? जरूर, मैंने पूछा। और यह ज्ञान और यह किन लोगों में पाया जाता है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभिभावकों का ज्ञान है और यह उन लोगों में पाया जाता है जिन्हें हम अभी सही अभिभावक बता रहे थे। और इस तरह की जानकारी होने से शहर का नाम क्या पड़ा? अच्छी सलाह और सचमुच बुद्धिमान नाम। और क्या हमारे शहर में ऐसे और सच्चे रखवाले या और लोहार होंगे? उन्होंने जवाब दिया कि लोहारों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी। क्या गार्जियन सभी क्लास में सबसे छोटे नहीं होंगे, जिन्हें किसी न किसी तरह के ज्ञान के पेशे से नाम मिलता है? बहुत छोटा। और इसलिए सबसे छोटे हिस्से का क्लास की वजह से और इस मुख्य और राज करने वाले हिस्से में मौजूद
जान की वजह से पूरा देश जो कुदरत के हिसाब से इस तरह से बना है समझदार होगा, और यह है जिसके पास सिर्फ वही जान है जिसे समझदारी कहा जा सकता है। कुदरत ने सभी क्लास में छोटा सा छोटा बनाया है, सच में सबसे सच। तो मैंने यह कहा, इसमें राज्य में 4 गुणों में से एक का स्वभाव और स्थान किसी न किसी तरह से पता चला ही गया है, और मेरी राय में यह बहुत संतोषजनक ढंग से पता चला है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने फिर कहा, साहस की प्रकृति को देखने में कोई कठिनाई नहीं, और यह भी कि वह गुण किस हिस्से में है जो राज्य को साहसी का नाम देता है। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, हर कोई जो किसी भी राज्य को साहसी या कायर कहता है वह उस हिस्से के बारे में सोच रहा होगा जो राज्य की तरफ से लड़ता और युद्ध में जाता है। उन्होंने जवाब दिया, कोई भी कभी किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। बाकी नागरिक हिम्मत वाले और डरपोक हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में उनकी हिम्मत या डरपोकपन का शहर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह एक कि वह ऐसा हो जाए, हरगिज़ नहीं। शहर अपने एक हिस्से की वजह से हिम्मत वाला होगा जो हर हाल में उन चीज़ों के बारे में अपनी राय बनाए रखता है जिसे डरना चाहिए और जिनसे नहीं डरना चाहिए, जो हमारे कानून बनाने वालों ने उन्हें सिखाई थी। और यही बात है आप साहस कहते हैं। मैं एक बार फिर सुनना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पूरी तरह से समझ पाया हूँ। मेरा मतलब है कि साहस एक तरह का मोक्ष है। किस बात का उद्धार? डरने वाली चीज़ों के बारे में राय कि वे क्या हैं और किस तरह की हैं, जो कानून शिक्षा के जरिए डालता है, और हर हाल में शब्दों से मेरा मतलब बताना है कि खुशी में या दर्द में या इच्छा या डर के असर में एक आदमी अपनी राय को बनाए रखता है और खोता नहीं है। क्या मैं आपको एक उदाहरण दूं? यदि आप कृपा करके मैंने कहा, आप जानते हैं कि जब रंगरेज ऊन को असली असली सी पर्पल रंग में रंगना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसका सफ़ेद रंग चुनते हैं। इसे वे बहुत ध्यान और मेहनत से तैयार करते और रंगते हैं ताकि सफ़ेद रंग पूरी तरह से पर्पल रंग के ले ले। फिर रंगाई शुरू होती है, और जो कुछ भी इस तरह से रंगा जाता है वह पक्का रंग बन जाता है, और लाई के साथ या बिना लाई के धोने से भी उसका रंग फीका नहीं पड़ता। लेकिन जब ज़मीन ठीक से तैयार नहीं होती तो आपने देखा होगा कि पर्पल या किसी भी दूसरे रंग का लुक कितना ख़राब होता है। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वे फीके और अजीब दिखते हैं। तो अब मैंने कहा, आप समझ जाएंगे कि हमारे सैनिकों को चुनने और उन्हें म्यूज़िक और जिम्नास्टिक्स सीखने का हमारा मकसद क्या था। हम ऐसा असर डाल रहे थे जो उन्होंने कानूनों का पूरा रंग पूरी पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार रखेंगे, और खतरों को हर दूसरी राय के बारे में उनकी राय का रंग उनकी परवरिश और ट्रेनिंग से हमेशा के लिए पक्का हो जाना था, न कि खुशी से ताकतवर झूठ से दुलना था जो आत्मा को धोने में किसी भी सोडा या लाई से कहीं ज़्यादा ताकतवर एजेंट है, या दुख, डर या इच्छा से जो बाकी सभी सॉल्वेंट्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और असली और झूठे खतरों के बारे में कानून के हिसाब से सच्ची राय की इस तरह की यूनिवर्सल बचाने वाली ताकत को मैं हिम्मत कहता हूँ और मानता हूँ, जब तक आप इसे सहमत न हों। लेकिन मैं सहमत हूँ, उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ बिना किसी निर्देश के हिम्मत को बाहर रखना चाहते हैं, जैसे कि किसी जंगली जानवर या गुलाम की। आपके राय में यह वह हिम्मत नहीं है जिसे कानून तय करता है, और इसका दूसरा नाम होना चाहिए। जरूर, तो फिर मैं आपके बताए अनुसार हिम्मत का अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, मैंने कहा, आप कर सकते हैं, और आप एक नागरिक का शब्द जोड़ दें तो आप ज़्यादा गलत नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो हम इस जांच को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम हिम्मत नहीं बल्कि न्याय ढूंढ रहे हैं, और हमारे मकसद के लिए पूछताछ में हमने काफ़ी कह दिया है। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। राज्य में 2 गुण अभी भी खोजने बाकी हैं, पहला संयम और फिर न्याय, जो हमारी खोज का अंत है। बिल्कुल सच। अब क्या हम संयम के बारे में खुद को परेशान किए बिना न्याय पा सकते हैं? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है, और न ही मैं चाहता हूं कि न्याय सामने आए और संयम को नज़रअंदाज कर किया जाए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर यह मेहरबानी करें कि पहले संयम पर विचार करें। मैंने जवाब दिया, जरूर, आपकी रिक्वेस्ट को मना करना मेरे लिए सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, तो फिर विचार करें। हाँ, मैंने जवाब दिया, मैं करूँगा, और जहाँ तक मैं अभी देख सकता हूँ संयम के गुण में पहले वाले से ज़्यादा तालमेल और तालमेल का गुण है। उसने पूछा, ऐसा कैसे? मैंने जवाब दिया, संयम का मतलब है कुछ खास खुशियों और इच्छाओं को कंट्रोल करना। यह बात इंसान अपना मालिक खुद होता है वाली कहावत में छिपी हुई है, और इसी सोच के दूसरे निशान भाषा में भी मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। खुद का मालिक वाली बात में कुछ अजीब बात है, क्योंकि मालिक नौकर भी तैयार होता है और नौकर मालिक होता है, और बोलने के इन सभी तरीकों में एक ही व्यक्ति को दिखाया गया है। निश्चित रूप से।
मेरा मानना है कि इसका मतलब यह है कि इंसान की आत्मा में एक अच्छा और एक बुरा सिद्धांत भी होता है, और जब अच्छा सिद्धांत बुरे सिद्धांत को कंट्रोल में कर लेता है तो इंसान को खुद का मालिक कहा जाता है, और यह तारीफ की बात है। लेकिन जब बुरी शिक्षा या संगति की वजह से अच्छा सिद्धांत जो छोटा भी होता है बुरे तत्वों के बड़े समूह में दब जाता है, तो ऐसे में उसे दोषी ठहराया जाता है और उसे खुद का गुलाम व सिद्धांतहीन कहा जाता है। हाँ, इसमें कारण है। और अब मैंने कहा, हमारे नए बने स्टेट को देखो और वहाँ तुम्हें इन दो में से एक कंडीशन पूरी होती हुई मिलेगी, क्योंकि स्टेट, जैसा कि तुम मानोगे, सही मायने में खुद का मालिक कहा जा सकता है अगर संयम और खुद पर काबू शब्द सच में बुरे बुरे पर अच्छे हिस्से में राज को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कई तरह के और मुश्किल सुख, इच्छाएं और दर्द आमतौर पर बच्चे और औरतें, नौकर और तथाकथित आज़ाद औरतों में पाए जाते हैं, जो सबसे निचले और ज़्यादा संख्या वाले वर्ग होते हैं। उन्होंने कहा, जरूर, जबकि सीधे और ठीक ठाक इच्छाएं तो तर्क के हिसाब से होती हैं और मन मन और सच्ची राय के हिसाब से होती हैं, वे कुछ ही लोगों में पाई जाती हैं, और वे भी सबसे अच्छे जन्म वाले और सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में। बिल्कुल सच। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इन दोनों की हमारे देश में जगह, और बहुत से लोगों की बुरी इच्छाओं को कुछ लोगों की अच्छी इच्छाओं और समझदारी से दबा दिया जाता है। उन्होंने कहा, मैं यह मैं समझता हूँ। तो फिर अगर कोई ऐसा है जिसे अपने खुशियों और इच्छाओं का मालिक और खुद का मालिक कहा जा सके, तो क्या हमारा शहर भी ऐसा कहला सकता है? उन्होंने जवाब दिया, जरूर, इसे टेम्परमेंट भी कहा जा सकता है, और उन्हीं कारणों से। हाँ, और अगर कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें शासक और प्रजा इस बात पर सहमत होंगे कि शासन कौन करेगा, तो वह फिर से हमारा राज्य होगा, निश्चित रूप से। और जब नागरिक आपस में इस तरह सहमत हो गए हैं तो संयम किस वर्ग में पाया जाएगा, शासकों में या प्रजा में? जैसा कि मुझे लगता है दोनों में ही, उन्हें जवाब दिया। क्या आपने देखा है कि हमारा अंदाजा कि संयम एक तरह का तालमेल है गलत नहीं था? ऐसा किस लिए? क्योंकि संयम हिम्मत और समझदारी से अलग है, जिसमें जिनमें से हर एक सिर्फ एक हिस्से में होता है। एक देश को समझदार बनाता है और दूसरा बहादुर, लेकिन संयम ऐसा नहीं है, जो पूरे देश में फैला होता है और सुरों के सभी सुरों में बहता है और कमजोर और मजबूत और मिडिल क्लास के बीच तालमेल बिठाता है। चाहे आप उन्हें समझदारी या ताकत या संख्या या दौलत या किसी और चीज़ में ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर माने, तो सच तो यह है कि हम संयम को स्वाभाविक रूप से बेहतर और कमज़ोर लोगों की सहमति मान सकते हैं, जो राज्यों और उन दोनों में से किसी एक पर राज करने के अधिकार के बारे में है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, और इसलिए मैंने कहा, हम अपने राज्य में खोजे गए 4 गुणों में से 3 पर विचार कर सकते हैं। उन गुणों में से आखिरी गुण जो एक राज्य को अच्छा बनाता है वह न्याय होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि वह क्या है, नतीजा साफ है। तो अब समय आ गया, ग्लोकन, जब शिकारियों की तरह हमें छिपने की जगह को घेर लेना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि न्याय हमसे दूर न हो जाए और हमारी नज़रों से ओझल न हो जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वह इसी देश में कहीं कहीं है। इसलिए नज़र रखो और उसे देखने की कोशिश करो। अगर वह तुम्हें पहले दिखे तो मुझे बताना। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन आपको मुझे एक फॉलोअर के तौर पर देखना चाहिए, जिसकी आंखें बस इतनी है कि वह वही देख सके जो आप उसे दिखाते हैं। मैं बस इतना ही अच्छा हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करें और फॉलो करें। मैं तो करूँगी, लेकिन आप मुझे रास्ता दिखाना होगा। मैंने कहा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और जंगल अंधेरा और उलझन भरा है, फिर भी हमें आगे बढ़ना होगा। पर चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, दे यहाँ मैंने कुछ देखा। हेलो, मैंने कहा, मुझे एक निशान दिखने लगा और मुझे विश्वास है कि शिकार भाग नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, अच्छी खबर है। मैंने कहा, सच में हम लोग बेवकूफ़ हैं। ऐसा किस लिए? अरे मेरे अच्छे सर, बहुत पहले हमारी जांच की शुरुआत में न्याय हमारे पैरों पर गिर रहा था और हमने उसे कभी नहीं देखा। इससे ज़्यादा मज़ेदार कुछ नहीं हो सकता। जैसा लोग अपने हाथ में जो कुछ भी होता है उसे ढूंढते हैं, और हमारा हाथ भी ऐसा ही था। हमने उसे नहीं देखा जो जिसे हम ढूंढ रहे थे, बल्कि उसे देखा जो दूर था, और इसलिए मुझे लगता है कि हम उससे चूक गए हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि असल में हम बहुत समय से न्याय की बात कर रहे हैं और उसे पहचानने में नाकाम रहे हैं। मैं आपकी लंबी चौड़ी बातें सुनकर बेसब्र हो रहा हूँ। मैंने कहा, तो ठीक है, मुझे बताओ कि मैं सही हूँ या नहीं। तुम्हें वह असली असली उसूल याद है जिसे हम हमेशा स्टेट की नींव पर रखते हैं, कि एक आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, वह चीज़ जिसके लिए उसका नेचर सबसे अच्छा हो। वह अब जस्टिस, वह यह असूल या इसका एक हिस्सा है। हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि
एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए। इसके अलावा हमने इस बात पर जोर दिया कि न्याय का मतलब अपना काम करना है, दूसरों के काम में दखल देना नहीं। हमने ऐसा बार बार कहा और कई कई दूसरे लोगों ने भी यही कहा हम लोगों को। हाँ, हमने ऐसा कहा जब किसी खास तरीके से अपना काम करना न्याय माना जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यह नतीजा कहाँ से निकाल रहा हूँ? मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे बताया जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब संयम, साहस और समझदारी जैसे दूसरे गुण खत्म हो जाते हैं तो यही एकमात्र गुण राज्य में बचता है, और यही उन सभी के होने का असली कारण और शर्त है, और उनमें रहते हुए भी बचाए रखता है। और हम यह कह रहे थे कि अगर हम इन तीनों को खोज लें तो न्याय चौथा और बचा हुआ गुण होगा। यह जरूरी है। अगर हमसे पूछा जाए कि इन 4 गुणों में से कौन सा गुण अपनी मौजूदगी से राज्य की बेहतरी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, चाहे वह शासकों और प्रजा के बीच सहमति हो या सैनिकों में खतरों की असली प्रकृति के बारे में कानून द्वारा तय की गई राय को बनाए रखना हो, या समझदार शासकों में समझदारी या सतर्कता हो, या यह दूसरा गुण जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और जो बच्चों और महिलाओं, गुलामों और आज़ाद लोगों, कारीगरों, शासकों, प्रजा में पाया जाता है। मेरा मतलब है हर किसी को अपना काम करने वाला और दूसरों के काम में दखल न देने वाला गुण सबसे अच्छा होगा। तो इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलता। उन्होंने जवाब दिया, निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल होगा कि कौन सा। तब राज्य में हर व्यक्ति को अपना काम करने की शक्ति दूसरे राजनीतिक गुणों, समझदारी, संयम, साहस से मुकाबला करती हुई दिखाई देती है। हाँ, उसने कहा, और इस कंपटीशन में जो अच्छाई आती है वह है न्याय। बिल्कुल। आइए इस सवाल को दूसरे नज़रिए से देखें। क्या किसी राज्य के शासक वे नहीं हैं जिन्हें आप कानूनी मामलों पर फैसला करने का काम सौंपेंगे? निश्चित रूप से। और क्या मुकदमों का फैसला किसी और आधार पर होता है सिवाय इसके कि कोई आदमी ने तो किसी चीज़ को किसी दूसरे की चीज़ को ले जा सकता है और न ही अपनी चीज़ से वंचित हो सकता है? हाँ, यही उनका सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत था? कौन सा सही सिद्धांत है? हाँ, तो फिर इस नज़रिए से भी न्याय का मतलब यह माना जाएगा कि जो चीज़ इंसान की है और जो उसकी है उसे पाना और करना ही न्याय है। बिल्कुल सच। अब सोचिए और बताइए कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। मान लीजिए कि एक बढ़ई मोची का काम कर रहा है, या एक मोची बढ़ई का, और मान लीजिए वे अपने औजार या अपने काम बदल लेते हैं, या एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा है, या जो बदलाव हो वे आपको लगता है कि इस राज्य को कोई बड़ा नुकसान होगा? ज़्यादा नहीं। लेकिन जब मोची का कोई दूसरा आदमी जिससे कुदरत ने व्यापारी बनाया है और जिसका दिल और दौलत या ताकत या अपने फॉलोअर्स की संख्या या ऐसे ही किसी और फायदे से फूला हुआ हो, वह जबरदस्ती योद्धाओं की कैटेगरी में शामिल होने की कोशिश करता है, या कोई योद्धा कानून बनाने वालों और रखवालों की कैटेगरी में शामिल होने की कोशिश करता है जिसके लिए वह काबिल नहीं है, और तो और दूसरे के औजार या काम ले लेता है, या जब एक आदमी व्यापारी कानून बनाने वाला और योद्धा सब एक साथ हो, तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह लेन देन और एक दूसरे के साथ यह दखलंदाजी देश की बर्बादी है। सबसे सच। मैंने कहा यह देखते हुए कि 3 अलग अलग क्लास हैं, एक का दूसरे में दखल देना या एक का दूसरे में बदलना राज्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, और इसे सही मायने में बुरा काम कहा जा सकता है। एकदम सही। अपने ही शहर के साथ सबसे बड़ा बुरा बर्ताव करने को आप अन्याय कहेंगे? निश्चित रूप से। तो यह अन्याय है। और दूसरी तरफ जब व्यापारी, सहायक और संरक्षक हर कोई अपना काम करता है तो वह न्याय, और इससे शहर न्यायपूर्ण बनेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने कहा, हम अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्रायल के दौरान न्याय की यह सोच व्यक्ति और राज्य दोनों की वेरीफाई हो जाती है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर यह वेरीफाई नहीं होती तो हमें नई जांच करनी होगी। पहले हम पुरानी जांच पूरी करते हैं जिसे हमने, जैसा कि आपको याद होगा, इस सोच के साथ शुरू किया था कि अगर हम पहले न्याय के बड़े पैमाने पर जांच कर पाते तो व्यक्ति में उसे पहचानने में कम मुश्किल होगी। वह बड़ा उदाहरण राज्य का लगा, और उसी के अनुसार हमने जितना हो सका उतना राज्य बनाया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि अच्छे राज्य में न्याय मिलेगा। जो खोज हमने की है अब व्यक्ति पर लागू करें। अगर वे सहमत है तो हम संतुष्ट होंगे, या अगर व्यक्ति में कोई अंतर है तो हम राज्य पर वापस आएंगे और थ्योरी का एक और ट्रायल करेंगे। दोनों में टकराव से शायद एक रोशनी पड़ सकती है।
जिसमें न्याय चमकेगा और जो दृष्टि तब सामने आएगी उसे हम अपनी आत्मा में बसा लेंगे। यह तो रेगुलर होगा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैंने पूछा, जब दो चीज़ें बड़ी और छोटी को एक ही नाम से पुकारा जाता है तो क्या वे एक जैसी हैं या अलग अलग, क्योंकि उन्हें एक ही नाम से पुकारा जाता है, जैसा उसने जवाब दिया। तो फिर अगर हम सिर्फ न्याय के विचार से देखें तो क्या न्यायप्रिय व्यक्ति न्यायप्रिय राज्य जैसा होगा, वह करेगा? और क्या हम किसी राज्य को तब तक सही मानते थे जब तक राज्य के 3 वर्ग अलग अलग मिलकर अपना काम करते थे और इन्हीं वर्गों की कुछ दूसरी पसंद और खूबियों की वजह से उसे शांत बहादुर और समझदार भी मानते थे? उन्होंने कहा, सच है। और इसी तरह व्यक्ति के बारे में हम मान सकते हैं कि उसकी आत्मा में वही 3 सिद्धांत है जो राज्य में पाए जाते हैं और उसे उन्हीं शब्दों में सही तरह से बताया जा सकता है क्योंकि उस पर भी उसी तरह असर पड़ता है। उन्होंने कहा, जरूर। तो फिर एक बार, हे मेरे दोस्त, हम एक आसान सवाल पर पहुंच गए हैं। क्या आत्मा में 3 तत्व हैं या ओ क्या आत्मा में 3 तत्व हैं या नहीं? तत्व हैं या नहीं, आसान सवाल है। नहीं, आसान सवाल नहीं। सुकरात कहावत है कि मुश्किल ही अच्छा है। मैंने कहा, बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता कि जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वह इस सवाल का सही हल निकालने के लिए काफ़ी है। सही तरीका दूसरा और लंबा है। फिर भी हम पिछली जांच के लेवल से नीचे के हल पर पहुंच सकते हैं। क्या हम इस क्या हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, इन हालत में मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं भी बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, तो फिर अटकलों में आगे बढ़ने से पीछे न हटे। मैंने कहा, क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हम में से हर एक में वही सिद्धांत और आदतें हैं जो राज्य में हैं और वे व्यक्ति से ही आगे बढ़ते हैं स्टेट में? वे वहाँ और कैसे आ सकते हैं? पेंशन या स्पिरिट की क्वालिटी को ही लें। यह सोचना मज़ेदार होगा कि यह क्वालिटी सब स्टेट्स में पाई जाती है तो उन लोगों से नहीं आती जिनके बारे में माना जाता है। उनमें उनमें यह है, जैसे थ्रेशियन, स्थियन और आमतौर पर उत्तरी देश। और यही बात जान के प्यार के बारे में कही जा सकती है, जो दुनिया के हमारे हिस्से की खास पहचान है, या पैसे के प्यार के बारे में है, जिसे उतनी ही सच्चाई के साथ फोनिशियन और मिस्र के लोगों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन यह सवाल इतना आसान नहीं जब हम यह पूछना शुरू करते हैं कि ये सिद्धांत 3 है या एक है। क्या हम अपने स्वभाव के एक हिस्से को से सीखते हैं, दूसरे से नाराज होते हैं और तीसरा हिस्से से अपने स्वाभाविक भूख को पूरा करना चाहते हैं, या हर तरह के काम में पूरी आत्मा शामिल करते होती है? यह तय करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हाँ, पर यहीं पर मुश्किल है। तो चलिए अब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वे एक जैसे हैं या अलग। उन्होंने पूछा, हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, साफ है कि एक ही चीज़ एक ही समय में एक ही हिस्से में या एक ही चीज़ के संबंध में उल्टे तरीके से काम नहीं कर सकती, या उस पर काम नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी यह उल्टापन उन चीज़ों में होता है जो देखने में एक जैसी लगती हैं, तो हम जानते हैं कि वे असल में एक जैसी नहीं हैं बल्कि अलग हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए, मैंने कहा, क्या एक ही चीज़ एक ही समय में एक ही हिस्से में स्थिर और गति में हो सकती है? असंभव। फिर भी मैंने कहा, चलो शब्दों को और सही तरीके से बताते हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम आगे चलकर बीच में ही उलझ जाएं। सोचिए, एक आदमी खड़ा है और अपने हाथ और सिर भी हिला रहा है, और मान लीजिए कोई कहता है कि वही आदमी एक ही समय में चल भी रहा है और रुका भी हुआ है। ऐसी बात पर हमें ऐतराज़ करना चाहिए और इसके बजाय कहना चाहिए कि उसका एक हिस्सा चल रहा है जबकि दूसरा रुका हुआ है। बिल्कुल सच। और मान लीजिए कि एक आपत्ति करने वाला इसे और भी साफ करे और यह अच्छा फ़र्क बताए कि सिर्फ टॉप के हिस्से ही नहीं बल्कि पूरे पूरे टोप भी, जब वे अपनी खूंटियों को एक तरह पर लगाकर घूमते हैं, एक ही समय में आराम और गति में होते हैं। और वे ऐसा कर सकता है अगर हम किसी भी ऐसी ऐसी चीज़ के बारे में यही कहें जो एक ही जगह घूमती है, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में चीज़ें अपने एक ही हिस्से में स्थिर और गति में नहीं होती, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि उनमें एक एक्सिस और एक सरकमफेरेंस दोनों होते हैं। और एक्सिस स्थिर होती है क्योंकि परपेंडिकुलर से कोई डिवीजन नहीं होता, और सरकमफेरेंस गोल घूमती है। लेकिन अगर घूमते समय एक्सिस दाएं बाएं आगे पीछे झुकती है तो वे किसी भी नज़रिए में स्थिर नहीं रह सकते। उन्होंने जो दिया उनके बारे में बताने का यही सही तरीका है। तब इनमें से कोई भी आपत्ति हमें कंफ्यूज नहीं करेगी।
करेगी या हमें यह मानने के लिए मजबूर नहीं करेगी कि एक ही चीज़ एक ही समय में, एक ही हिस्से में या एक ही चीज़ के संबंध में उल्टे तरीके से काम करती है या उस पर काम किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने कहा फिर भी मैंने कहा हम एक ऐसी सभी आपत्तियों की जांच करने और आखिरकार यह साबित करने के लिए मजबूर हैं न हों कि वे झूठी हैं। तो चलिए हम उनकी बेतुकी बातें मान लेते हैं और इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं कि आगे से अगर यह सोच झूठी निकली तो इसके बाद होने वाले सभी नतीजे वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, मैंने कहा, क्या आप यह नहीं मानेंगे कि सहमति और असहमति, इच्छा और नफरत, आकर्षण और विकर्षण, ये सभी एक दूसरे के उल्टे हैं, चाहे उन्हें एक्टिव माना जाए या पैसिव, क्योंकि उनके विरोध की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, हाँ, वे एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, मैंने कहा, और भूख और प्यास और आमतौर पर इच्छाएं और फिर से चाहना और इन सभी को आप पहले बताई गई क्लास में बताएंगे। आप कहेंगे, है ना, कि जो चाहता है उसकी आत्मा अपनी इच्छा की चीज़ को ढूंढ रही है, या वह उस चीज़ को ढूंढ अपनी ओर खींच रहा है जिसे वह पाना चाहता है। या फिर जब कोई इंसान चाहता है कि उसे कुछ दिया जाए तो उसका मन अपनी इच्छा पूरी होने की चाहत में उसे पाने की अपनी इच्छा को सहमति से सिर हिलाकर बताता है, जैसे उससे कोई सवाल पूछा गया हो। बिल्कुल सच। और आप अनिच्छा और नापसंदगी और इच्छा की कमी के बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्हें घृणा और अस्वीकृति से विपरीत वर्ग में नहीं माना जाना चाहिए? निश्चित रूप से। यह मानते हुए कि यह आमतौर पर इच्छा के लिए सच है, मान लीजिए कि इच्छाओं का एक खास ग्रुप है और इनमें से हम भूख और प्यास को चुनेंगे, जैसा कि उन्हें उन्हें कहा जाता है, जो उनमें से साफ है। उन्होंने कहा, चलो हम यह क्लास लेते हैं। एक एक का उद्देश्य खाना और दूसरे का पीना है। हाँ, और यही यही यह बात आती है। क्या प्यास वह इच्छा नहीं है जो आत्मा को पीने की होती है, और सिर्फ पीने की, किसी और चीज़ के लिए नहीं, जैसे गर्म या ठंडा या ज़्यादा या थोड़ा, या एक शब्द में किसी खास तरह का पीना। लेकिन अगर प्यास के साथ गर्मी हो तो ठंडे पानी की पीने की इच्छा, या अगर ठंड है तो गर्म पानी पीने की, या अगर प्यास बहुत ज़्यादा हो तो पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, या अगर ज़्यादा नहीं तो पीने की मात्रा भी कम होगी। लेकिन सच्ची और सरल प्यास है, सच्ची और सरल पीने की इच्छा करेगी, जो प्यास की स्वाभाविक संतुष्टि है, जैसे खाना भूख की संतुष्टि है। हाँ, उन्होंने कहा, जैसा कि आप कह रहे हैं, हर मामले में सिंपल इच्छा सिंपल ऑब्जेक्ट की होती है और क्वालिफाइड इच्छा क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट की होती है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है, और मैं इस बात से बचना चाहूँगा कि कोई विरोधी यह कहने लगे कि कोई भी इंसान सिर्फ पीना नहीं चाहता बल्कि अच्छा पीना चाहता है, या सिर्फ खाना नहीं चाहता बल्कि अच्छा खाना चाहता है, क्योंकि अच्छा ही हर इंसान की इच्छा है और प्यास एक इच्छा है जो ज़रूरी है कि वह अच्छे ड्रिंक्स की प्यास हो, और यही बात है हर दूसरी इच्छा के लिए सच है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, विरोधी के पास कहने के लिए कुछ हो सकता है। फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि रिश्तेदारों में से कुछ में रिश्ते के किसी भी शब्द से जुड़ी कोई क्वालिटी होती है। दूसरे सिंपल होते हैं और उनके कोरिलेटिव भी सिंपल होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। खैर, आप तो जानते हैं कि ज़्यादा कम के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, निश्चित रूप से, और बहुत ज़्यादा से बहुत कम। हाँ, और कभी बड़ा कभी छोटा होता है, और जो बड़ा होने वाला है वह जो छोटा होने वाला है। उन्होंने कहा, ज़रूर, और इसी तरह ज़्यादा और कम और दूसरे संबंधित शब्दों के बारे में, जैसा कि दोगुना और आधा, या फिर भारी और हल्का, तेज और धीमा, और गर्म और ठंडा, और किसी भी दूसरे संबंधित शब्दों के बारे में। क्या यह उन सभी के बारे में सच नहीं है? हाँ, और क्या यही सिद्धांत विज्ञान में भी लागू नहीं होता? विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान है, यह मानते हुए कि यह सही परिभाषा है, लेकिन किसी व्यक्ति का उद्देश्य है आर्किटेक्चर एक खास तरह का ज्ञान है। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, घर बनाने का विज्ञान एक तरह का ज्ञान है जिसे दूसरे तरह के ज्ञान से अलग और परिभाषित किया जाता है, इसलिए इसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें एक खास क्वालिटी है जो और किसी में नहीं है। हाँ, और इसमें यह खास क्वालिटी इसलिए है क्योंकि इसमें एक खास तरह का ऑब्जेक्ट है, और यह दूसरी आर्ट्स और साइंस के बारे में भी सच है। हाँ, अब अगर मैंने अपनी बात साफ कर दी तो आप रिश्तेदारों के बारे में जो मैंने कहा है उसका असली मतलब समझ गए होंगे। मेरा मतलब है कि अगर किसी रिश्ते का एक शब्द अकेले लिया जाए तो दूसरा भी अकेले लिया जाता है। अगर एक शब्द क्वालिफाइड है तो दूसरा भी क्वालिफाइड है। मेरा मतलब यह नहीं है कि रिश्तेदार अलग अलग नहीं हो सकते, या हेल्थ या साइंस हेल्दी है, या बीमारी का साइंस जरूरी तौर पर बीमार है।
या इसलिए अच्छाई और बुराई का साइंस अच्छाई और बुराई है, बल्कि सिर्फ इतना कि जब साइंस शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जाता बल्कि इसका एक क्वालिफाइड ऑब्जेक्ट होता है जो इस मामले में हेल्थ और बीमारी का नेचर है, तो यह डिफाइन हो जाता है और इसलिए इसे सिर्फ साइंस नहीं बल्कि मेडिसिन का साइंस कहा जाता है। मैं पूरी तरह समझता हूँ और मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ कि आप यह नहीं कहेंगे कि प्यास इन अनिवार्य रूप में सापेक्ष शब्दों में से एक है जिसका स्पष्ट रूप से संबंध है। हाँ, प्यास पीने से रिलेटिव है और एक खास तरह की प्यास एक तरह की ड्रिंक से जुड़ी होती है, लेकिन सिर्फ प्यास एक न तो ज़्यादा होती है न कम, न अच्छी होती है न बुरी, न ही किसी खास तरह के ड्रिंक की, बल्कि सिर्फ ड्रिंक की होती है निश्चित रूप से। तो फिर प्यासे की आत्मा जब तक वह प्यासा है सिर्फ पानी चाहती है, इसके लिए वह तरसता है और इसे पाने की कोशिश करता है, यह तो साफ है। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो प्यासे इंसान को शराब से दूर खींचती है, तो वह उस प्यासे इंसान से अलग होना चाहिए जो उसे जानवर की तरह पीने के लिए खींचती है, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे, एक ही चीज़ एक ही समय में अपने एक ही हिस्से के साथ एक ही चीज़ के बारे में उल्टे तरीके से काम नहीं कर सकती, असंभव। आप इससे ज़्यादा नहीं कह सकते कि तीरंदाज के हाथ में धनुष को धकेलते और खींचते हैं एक ही समय में, लेकिन आप जो कहते हैं वह यह है कि एक हाथ धक्का देता और दूसरा खींचता। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही। और क्या कोई आदमी प्यासा हो सकता है और फिर भी पानी न चाहे? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा हमेशा होता रहता है। और ऐसे में कोई क्या कह सकता है? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि आत्मा में कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आदमी को पीने के लिए कह रही है और कोई दूसरी चीज़ उसे मना कर रही है जो उस उसूल से अलग और मजबूत है जो उसे पीने के लिए कहता है? मुझे ऐसा कहना चाहिए। और मना करने वाला सिद्धांत तर्क से आता है और जो चीज़ बोलती है और खींचती है वह जुनून और बीमारी से आती है स्पष्ट रूप से। तो फिर हम ठीक ठाक मान सकते हैं कि वे दो हैं और वे एक दूसरे से अलग हैं। एक जिससे इंसान तर्क करता है और उसे हम आत्मा का रैशनल सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरा जिससे वह प्यार करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है और किसी दूसरी इच्छा की हलचल महसूस करता है, उसे इरेशनल या एपेरिटिव कहा जा सकता है, जो अलग अलग सुख और संतुष्टि का साथी है। उन्होंने कहा, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि वे अलग अलग हैं। तो फिर आखिर में हम यह तय कर लें कि आत्मा में दो सिद्धांत मौजूद हैं और जुनून या स्पिरिट का क्या यह तीसरा है या पहले वाले जैसा है? मैं यह कहना चाहूँगा कि यह इच्छा के समान है। मैंने कहा, एक कहानी है जो मुझे याद है कि मैंने सुनी थी और जिस पर मुझे भरोसा है। कहानी यह है कि एग्लायन का बेटा लियोन्टियस एक दिन पेराइस से बाहर की तरफ उत्तरी दीवार के नीचे आ रहा था। उसने देखा कि फांसी की जगह पर जमीन पर कुछ लाशें पड़ी हैं। उसे उन्हें देखने की इच्छा हुई और उनसे डर और नफरत भी हुई। कुछ देर तक उसने कोशिश की और अपनी आंखें ढक ली, लेकिन आखिरकार इच्छा उस पर हावी हो गई और जबरदस्ती आंखें खोलकर वह लाशों के पास दौड़ा और बोला, देखो कमीनो, इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लो। उन्होंने कहा, मैंने खुद यह कहानी सुनी है। कहानी से सीख यह है कि गुस्सा कभी कभी इच्छा से लड़ता है, जैसा कि वह अलग अलग चीज़ें हों। उन्होंने कहा, हाँ, यही मतलब है। और क्या है ऐसा और भी कई मामलों में नहीं है जिनमें हम देखते हैं कि जब किसी आदमी की इच्छाएं उसके तर्क पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो वह खुद को बुरा भला कहता है और अपने अंदर की हिंसा पर गुस्सा और इस संघर्ष में जो आमने सामने के संघर्ष जैसा है। किसी राज्य में उसकी आत्मा उसकी समझ के साथ होती है, लेकिन जब समझ तय करती है कि इच्छाओं का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, तो जोशीले हिस्से का इच्छाओं में हिस्सा लेना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपने कभी खुद में नहीं देखी होगी और नहीं जैसा कि मैं सोचता हूँ और किसी में हरगिज़ नहीं। मान लीजिए कि एक आदमी सोचता है कि उसने किसी दूसरे के साथ गलत किया है, तो वह जितना नेक होगा उतना ही कम गुस्सा महसूस करेगा किसी तकलीफ पर, जैसा भूख या ठंड या कोई और दर्द जो उस गाले इंसान ने उसे दिया हो। वह इन्हें सही समझता है और जैसा मैं कहता हूँ उसका गुस्सा इन्हें भड़काने से मना कर देता है। उन्होंने कहा, सच है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह उबलता हुआ चिढ़ता है और जिसे वह न्याय मानता है उसके पक्ष में हो जाता है। और क्योंकि वह भूख या ठंड या दूसरे दर्द से गुजरता है, इसलिए वह और भी ज़्यादा डटा रहता है और नेक की भावना जीतता है। उसकी नेक की भावना तब शांत नहीं होगी जब तक वह या तो मारा नहीं जाता या जब तक वह चरवाहे की आवाज़ यानी तर्क की आवाज़ नहीं सुन लेता जो अपने कुत्तों के भौंकने से मना कर रही हो। अधिक
उन्होंने जवाब दिया, यह उदाहरण एकदम सही है और हमारे राज्य में, जैसा कि हम कह रहे थे, सहायकों को कुत्ते होना चाहिए और शासकों की आवाज़ सुननी चाहिए जो उनके चरवाहे हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक और बात है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप विचार करें। क्या बात है? आपको ये याद होगा कि पहली नज़र में पैशन या स्पिरिट एक तरह की इच्छा लगती है, लेकिन अब हमें इसके बिल्कुल उलट कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के टकराव में स्पिरिट लॉजिकल प्रिंसिपल के पक्ष में खड़ी होती है। पक्का। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या पैशन भी रीजन से अलग है या सिर्फ एक ही तरह का रीजन है? ऐसे में आत्मा में 3 प्रिंसिपल के बजाय सिर्फ 2 होंगे, रैशनल और कौन कॉन्किसेंट कॉन्कम्पिसेंट। या यूँ कहें कि जैसा स्टेट 3 क्लास का बना है, ट्रेडर्स, आर्किलीज, काउंसलर्स, वैसे ही इंडिविजुअल आत्मा में भी एक तीसरा एलिमेंट नहीं हो सकता जो पैशन या स्पिरिट और जब बुरी एजुकेशन से करप्ट नहीं होता जो रीजन या नेचुरल ऑक्सिलरी होता है। उन्होंने कहा, हाँ, तीसरा भी होना चाहिए। हाँ, मैंने जवाब दिया, अगर जुनून तो उन जुनून जो पहले की इच्छा से अलग दिखाया जा चुका वह भी तर्क से अलग हो, लेकिन यह बात आसानी से साबित हो जाती है। हम छोटे बच्चों में भी देख सकते हैं कि वे पैदा होते ही जोश से भर जाते हैं, जबकि उनमें से कुछ समझ भी नहीं पाते और उनमें से ज़्यादातर काफ़ी देर से समझ पाते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। और आप जंगली जानवरों में भी उतना ही जुनून देख सकते हैं, जो आपकी बात की सच्चाई का एक और सबूत है। और हम एक बार फिर होमर के शब्दों का हवाला दे सकते हैं, जिन्हें हम पहले ही कोट कर चुके हैं। उसे अपनी छाती पीट ली और इस तरह अपनी आत्मा को डांटा, क्योंकि इस कविता में होमर ने साफ तौर पर यह माना है कि जो शक्ति अच्छे और बुरे के बारे में सोचती है, वह उस वजह के बावजूद गुस्से में अलग होती है जिससे वह डांटती है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। और इसलिए बहुत सोच विचार के बाद हम जमीन पर पहुंच गए हैं और इस बात पर काफ़ी हद तक सहमत हैं कि जो सिद्धांत राज्य में मौजूद है वही सिद्धांत व्यक्ति में ही मौजूद है, और वे 3 हैं। बिल्कुल। तो क्या हमें यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि व्यक्ति भी उसी तरह बुद्धिमान है और उसी गुण के कारण जो राज्य को बुद्धिमान बनाता है? निश्चित रूप से। क्या यही बात है, जो गुण राज्य में साहस का कारण बनता है, वही गुण व्यक्ति में भी साहस का कारण बनता है, और राज्य और व्यक्ति दोनों का बाकी सभी गुणों में एक जैसा ही संबंध है? यकीनन। और क्या हम व्यक्ति को उसी तरह से न्यायपूर्ण मानेंगे जिस तरह से राज्य न्यायपूर्ण है? बेशक, यह तो होना ही है। हम यह याद रखे बिना नहीं रह सकते कि राज्य का न्याय तीनों वर्गों में से एक है। इन तीनों वर्गों में से हर एक के अपने वर्ग का काम करने में निहित है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हों। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति में उसके स्वभाव के कई गुण हैं, अपना काम खुद करते हैं, वह न्यायप्रिय होगा और अपना काम खुद करेगा। उन्होंने कहा, हाँ, हमें यह याद रखना चाहिए। और क्या समझदारी वाले सिद्धांत जो बुद्धिमान हैं और पूरी आत्मा का ध्यान रखते हैं, राज नहीं करना चाहिए, और जोशीले सिद्धांतों को विषय और सहयोगी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से। और जैसा कि हम कह रहे थे, संगीत और जिम्नास्टिक का मिला जुला असर उन्हें एक साथ लाएगा, अच्छे शब्दों और सीखों से तर्क और मजबूत करेगा और बनाएगा, और तालमेल और लय से जुनून के पागलपन को कम करेगा, शांत करेगा और सभ्य बनाएगा। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। और ये दोनों इस तरह से पाले पोसे और पढ़े लिखे हुए और अपने कामों को सही मायने में जानना सीख कर कामुक आत्मा पर राज करेंगे, और हम में से हर एक में आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा और स्वभाव से ही फायदे के लिए सबसे ज़्यादा लालची, इस पर वे नज़र रखेंगे। कहीं ऐसा न हो कि शरीर के सुखों से भरपूर हो और मजबूत होकर, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, कामुक आत्मा जो अब अपने दायरे तक सीमित नहीं है, उन लोगों को गुलाम बनाने और उन पर राज करने की कोशिश करे जो उसकी पैदाइश अधीन नहीं है, और इंसान की पूरी ज़िंदगी को उल्ट पुल्ट कर दें। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। क्या दोनों मिलकर बाहर से होने वाले हमलों के खिलाफ पूरी आत्मा और पूरे शरीर के सबसे अच्छे रक्षक नहीं होंगे? एक सलाह देगा और दूसरा अपने लीडर्स के अंडर लड़ेगा और हिम्मत से उसके आदेशों और सलाहों को मानेगा। सत्य है, और उसे साहसी माना जाएगा जिसकी आत्मा खुशी और दर्द में इस बात की समझ रखती है कि उसे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। ठीक है, उसने जवाब दिया। और हम उसे बुद्धिमान कहते हैं जिसके अंदर वह छोटा सा हिस्सा होता है जो राज करता है और इन आदेशों की घोषणा करता है। उस हिस्से को यह भी जान होना चाहिए कि 3 हिस्सों और पूरे के हित में क्या है? यकीनन। और क्या आप यह नहीं कहेंगे कि वह संयमी है जिसके पास ये सभी इन तत्व दोस्ताना तालमेल में हों?
जिसमें तर्क का एक राज करने वाला सिद्धांत और आत्मा और इच्छा के दो अधीन तत्व इस बात पर बराबर सहमत हों कि तर्क को राज करना चाहिए और विद्रोह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से यह संयम का सही विवरण है, चाहे वह राज्य में हो या व्यक्तिगत रूप से। और निश्चित रूप से, मैंने कहा, हमने बार बार समझाया है कि कैसे और किस गुण के कारण एक आदमी न्यायप्रिय होगा, यह तो पक्का है। और क्या व्यक्ति में न्याय धुंधला है, और क्या उसका अलग रूप है, या वह यही वही जो हमने उसे राज्य में पाया है। उन्होंने कहा, मेरी राय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर हमारे मन में अभी भी कोई शक है तो वो कुछ आम उदाहरण हमें मेरी बात की सच्चाई से संतुष्ट कर देंगे। आप किस तरह के उदाहरणों की बात कर रहे हैं? अगर यह बात हमसे पूछी जाए तो क्या हमें यह नहीं मानना चाहिए कि एक इंसाफ करने वाला राज्य या वह आदमी जिसे ऐसे राज्य के असूलों से ट्रेनिंग मिली हो, उसके सोना या चांदी लूटने की संभावना गलत करने वाले लोगों से कम होगी? क्या कोई इनसे टक्कर करेगा, इनसे इनकार करेगा? उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं। क्या कोई नेक आदमी या नागरिक कभी अपने दोस्तों या देश के साथ बेअदबी, चोरी या गद्दारी का दोषी होगा? कभी नहीं। नहीं, वह कभी विश्वास तोड़ेगा या कस्में या समझौते समझौते हुए हों? असंभव। क्या किसी भी क्या किसी के भी अडल्टरी करने, अपने माता पिता का अपमान करने, अपने धार्मिक कामों में फेल होने की संभावना कम होगी? किसी को भी नहीं। और इस कारण यह है कि उसका हर हिस्सा अपना काम कर रहा है, चाहे वह राज कर रहा हो या राज किया जा रहा हो। बिल्कुल। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे लोग और ऐसे राज्यों को बनाने वाली खूबी न्याय है, या आप कुछ और खोजने की उम्मीद करते हैं? असल में मैं नहीं। तो हमारा सपना सच हो गया है। और जो शक हमें अपने कंस्ट्रक्शन के काम की शुरुआत में था कि किसी दैवीय शक्ति ने हमें न्याय के एक खास रूप तक पहुंचाया होगा, वह अब सच हो गया है। हाँ, बेशक। और काम का वह बंटवारा जिसमें बड़े ही मोची और बाकी नागरिकों का अपना काम खुद पर करना पड़ता, किसी और का नहीं, वह न्याय की परछाई था। और इसी वजह से वह काम का था, स्पष्ट रूप से। लेकिन असल में न्याय वैसा ही था जैसा हम बता रहे थे। फिर भी चिंतित होने के कारण बाहरी मनुष्य के साथ नहीं, बल्कि आंतरिक के साथ है, जो मनुष्य का सच्चा सत्व और स्व और चिंता है। क्योंकि न्यायी मनुष्य अपने भीतर के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे के साथ दखल देने या उनमें से किसी को दूसरे का काम करने की अनुमति नहीं देता। वह अपने आंतरिक जीवन को व्यवस्थित करता है और अपना स्वयं का स्वामी और अपना कानून होता है, और स्वयं के साथ शांति में रहता है। और जब उसने अपने भीतर के तीन सिद्धांतों को एक साथ बांध दिया है, जिनके तुलना पैमाने के उच्च, निम्न और मध्य स्वरों और मध्यवर्ती अंतरालों से की जा सकती है, जब उसने इन सभी को एक साथ बांध दिया है और अब अनेक नहीं रह गया है, बल्कि एक पूरी तरह से संयमी और पूरी तरह से समायोजित प्रकृति बन गया है, तब वह कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। यदि उसे कार्य करना है, चाहे वह संपत्ति के मामले में हो या शरीर के उपचार में हो या राजनीति या निजी व्यवसाय के किसी मामले में हो, वह हमेशा यह सोचता है और कहता है कि जो इस सामंजस्यपूर्ण स्थिति की रक्षा करता है वह इसके साथ सहयोग करता है, वह न्यायपूर्ण और अच्छा कार्य है। और जो ज्ञान इस पर शासन करता है वह बुद्धि है, और जो किसी भी समय इस स्थिति को बिगाड़ता है उसे वह अन्यायपूर्ण कार्य कहेगा, और जो राय इस पर शासन करती है उसे वह अज्ञानता कहेगा। आपने बिल्कुल सच कहा, सुकरात। बहुत अच्छा। और अगर हम यह मान लें कि हमने न्यायप्रिय व्यक्ति और न्यायप्रिय राज्य और उनमें से हर एक व्यक्ति में न्याय की प्रकृति को खोज लिया, तो क्या हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? चलिए, हम ऐसा कहते हैं। और अब मैंने कहा, अन्याय पर विचार करना होगा स्पष्ट रूप से। क्या अन्याय एक ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए जो तीन चीज़ों के बीच पैदा होता है? दखल अंदाजी और आत्मा के एक हिस्से का पूरी आत्मा के खिलाफ उठना, गैर कानूनी अधिकार का दावा जो एक बागी प्रजा द्वारा एक सच्चे राजकुमार के खिलाफ किया जाता है, जिसका वह स्वाभाविक रूप से गुलाम होता है। यह सब कन्फ्यूजन और भ्रम, अन्याय और असंयम, कायरता, अज्ञानता और हर तरह की बुराई के अलावा और क्या है? बिल्कुल। तो अगर न्याय और अन्याय का नेचर पता चल जाए तो अन्याय करने और अन्याय होने का मतलब, या फिर न्याय करने का मतलब भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा। मैंने कहा, वे बीमारी और सेहत की तरह आत्मा में वैसे ही हैं जैसे शरीर में बीमारी और सेहत होती है। उसने पूछा, ऐसे कैसे? मैंने कहा, जो हेल्दी है वह हेल्थ लाता है और जो अनहेल्दी है वह बीमारी लाता है। हाँ, और सही काम से न्याय होता है और गलत काम से अन्याय होता है, यह तो पक्का है। और सेहत का बनाना, शरीर के अंगों में कुदरती व्यवस्था एक के द्वारा दूसरे पर राज्य करना, और बीमारी का बनना, इस कुदरती व्यवस्था से अलग चीज़ों की हालत पैदा करना है।
सत्य है। और क्या न्याय का बनाना आत्मा के हिस्से में एक कुदरती व्यवस्था को एक के द्वारा दूसरे का शासन स्थापित करना नहीं है, और अन्याय का बनाना कुदरती व्यवस्था से अलग हालत पैदा करना नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अच्छाई आत्मा की सेहत, सुंदरता और भलाई है, और बुराई उसी की बीमारी है, कमजोरी और विकृति है। सत्य है। और क्या अच्छे कामों से अच्छाई नहीं आती और बुरे कामों से बुराई नहीं आती? यकीनन। अभी भी न्याय और अन्याय के तुलनात्मक फायदे के हमारे पुराने वाले सवाल का जवाब नहीं मिला है।